ठंड में गांव और शहरी बहू की रात की रसोई। बाप रे, इस बार की ठंड तो शुरुआत से ही कहर ढारी है। बिटिया, इस बार की ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। मुझे तुरंत हम सबके लिए स्वेटर बनाने होंगे। ये है दामिनी, जो अपनी बेटी कविता के साथ ठंड में कांपते शरीर के साथ अपनी छोटी सी रसोई में बैठी थी। तभी बाहर से दामिनी के पति शेखर की आवाज आती है, लो आ गए तुम्हारे बाबा। तभी दोनों रसोई से बाहर आते हैं तो बाहर इस एक कमरे के छोटे से घर में कविता का पिता शेखर चारपाई पर बैठा ठंड से कांपे जा रहा था। दामिनी, मेरे बचपन के दोस्त हरीश भाई थोड़ी देर से हमारे घर आ रहे हैं। क्या हरीश भाई साहब गांव आए हुए हैं? हाँ दामिनी, मैं खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ उनसे मुलाकात हुई। वो किसी काम से यहाँ गांव आए हैं। सालों बाद हरीश भाई साहब से मुलाकात होगी। तभी शेखर के घर उसके बचपन का अमीर दोस्त हरीश आता है। हरीश ने कीमती सूट और स्वेटर पहना हुआ था। हरीश पहले इसी गांव में रहता था, पर अब वो अपने परिवार के साथ पास के शहर में रहता है। तभी हरीश चारपाई पर बैठ जाता है। शेखर, तेरी हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है भाई। क्या करे हरीश भाई, खेतों में फसल ठीक से नहीं आ रही और कमाई कुछ ज्यादा हो नहीं रही। कविता बिटिया तो काफी बड़ी हो गई, इसका कहीं रिश्ता तय किए कि नहीं? कहाँ हरीश भाई, कोई अच्छे रिश्ते आ ही नहीं रहे। मैं अपने बेटे अजीत के लिए भी लड़की देख रहा हूँ। कविता अजीत के लिए सही रहेगी। वरुण के साथ साथ मैं अजीत की भी शादी करवा देता हूँ। क्या हुआ हरीश भाई? शेखर, मुझे तेरी बेटी बहुत पसंद है और मैं कविता को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तू इस रिश्ते से राजी है? ये सुनकर दामिनी शेखर दंग रह जाते हैं। क्या? हाँ शेखर, मैं अपने बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। अगर तेरी हाँ हो तो 8 दिन के बाद ही मेरे बड़े बेटे विनय की शादी है। हम विनय के साथ साथ अजीत और कविता की भी शादी करवा देते हैं। ये सुनकर शेखर काफी खुश होता है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कह देता है। रात का समय था। हरीश पास के शहर में अपने बड़े से आलीशान घर में आता है, जहाँ घर के बड़े से लिविंग रूम में हरीश की पत्नी यामिनी, माँ सुजाता, 2 बेटे विनय और अजीत और 2 बेटियां सपना और रिया, ये सब थे। सबने मॉडर्न डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे। तभी हरीश सबको अजीत और कविता के रिश्ते की बात बताता है। पर अचानक इतनी जल्दी ये सब? माँ, कविता मेरे बचपन के दोस्त शेखर की बेटी है और शेखर को तो आप जानते ही हो, वो कितना अच्छा है। उसकी बेटी भी काफी संस्कारी है माँ। हरीश की बात सुनकर सब इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। हरीश और उसके परिवार वाले काफी अमीर लोग हैं। इनका इस शहर में बहुत बड़ा बिजनेस है। थोड़े समय बाद विनय अपने आलीशान कमरे में गर्म एसी के अंदर बैठा अपनी होने वाली पत्नी निशा से फोन पर बात कर रहा था। पता नहीं ऐसा क्या दिख गया पिताजी को उस गरीब कविता में कि पिताजी ने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला ले लिया। इधर निशा अपने आलीशान कमरे में मॉडर्न कपड़े पहने अपने बेड पर बैठी थी। ये क्या बात हुई भला? ससुर जी क्यों एक गाँव की गरीब रहने वाली लड़की को अपनी बहू बना रहे हैं? दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़े समय बाद निशा कॉल कट कर देती है। मैंने सोचा था कि मेरी देवरानी मेरी तरह ही अमीर मॉडर्न होगी, पर मेरी देवरानी तो एक गरीब गांव की लड़की बनने जा रही है। कुछ दिन बाद कविता, अजीत, विनय और निशा, इन चारों की शादियां एक साथ हो जाती हैं। निशा एक पढ़ी लिखी शहर में रहने वाली और एक अमीर परिवार की मॉडर्न बेटी है और कविता गांव में रहने वाली एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की बेटी है। रात का समय था। कविता साधारण दुल्हन ड्रेस में अपने आलीशान कमरे में बेड पर अकेली बैठी थी। अरे ये कैसा चक्रव्यूह है? बाहर तो इतनी ज्यादा ठंड लग रही है और शरीर की हालत खराब हो रही है, पर यहाँ इस कमरे में तो जरा भी ठंड नहीं लग रही, बल्कि यहाँ तो गर्मी लग रही है। तभी अजीत कमरे में आता है। अजीत जी, बाहर तो इतनी ठंड है, फिर यहाँ इतनी गर्मी कैसे लग रही है? ये देखो, इस इडियट को इतना भी नहीं पता कि कमरे में हीटर चालू है और उसी के अंदर से गर्म हवा आ रही है। कविता पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए इसे इन सब चीजों का जरा भी नॉलेज नहीं था। इधर निशा अपने कमरे में थी। क्या हुआ निशा, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो तुम? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? आपके परिवार वालों ने मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रखी। वो मेरी तुलना उस गरीब गवार गांव की रहने वाली उस कविता के साथ कर रहे हैं। निशा विनय को खूब सुनाने लगती है। अगले दिन सवेरे कविता और उसके पूरे परिवार के सदस्य घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। कविता ने साधारण साड़ी, सर पर पल्लू और साधारण स्वेटर पहना हुआ था और निशा ने मॉडर्न कपड़े और डिजाइनर जैकेट पहना हुआ था। बाकी सबने भी स्वेटर वगैरह पहने हुए थे। बहू, जाओ सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाए? नाश्ते में पोहा और पराठे बना लो। तभी दोनों रसोई में आते हैं। रसोई में इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा, माइक्रोवेव रोटी मेकर, फोन बर्नर वाला इलेक्ट्रिक गैस चूल्हा, ये सब था। यहाँ साधारण गैस चूल्हा नहीं था। अब कविता जीवन में पहली बार ये सब देख रही थी।
ये सब क्या है? ये कैसी मशीनें हैं? इडियट, ये मशीनें नहीं इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे हैं। सुन, मैं चाय बना लेती हूँ, तू सबके लिए पराठे और पोहे बना दे। पर जेठानी जी, मुझे ये सब चीजें इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं तो अपने मायके में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। आप मुझे ये सब चीजें इस्तेमाल करना सिखा दीजिए ना। अरे वाह, ये तो सच में गवार है, इसे तो कुछ भी नहीं आता। चलो अच्छा है, अपने ससुराल में अपना रुतबा इस गवार से ज्यादा बढ़ाने का इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा। मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ क्या? चल खुद से सीखिए सब। निशा चाय बनाने में लग जाती है। कविता को इलेक्ट्रिक चूल्हे का कोई नॉलेज नहीं था। थोड़े समय बाद निशा चाय लेकर बाहर आती है। बाहर सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। निशा बहू, कविता बहू कहाँ है? सासू माम वो नाश्ता बना रही है। थोड़े समय बाद ये कविता बहू अब तक नाश्ता लेकर क्यों नहीं आई? तभी निशा और यामिनी दोनों रसोई में आते हैं। तो रसोई में कविता परेशान खड़ी थी। कविता बहू, तूने अब तक नाश्ता नहीं बनाया? माँ जी, मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे इस्तेमाल करना नहीं आता। क्या? अरे तो निशा बहू से कह देती, बाहर सब लोग नाश्ते की राह देख रहे हैं। सासू मॉम, मैंने तो इसे कहा भी था कि मैं नाश्ता बना लेती हूँ, पर इसने मेरी सुनी ही नहीं। बाहर सब नाश्ते की राह देख रहे हैं, अब सबको चाय पीकर ही ऑफिस जाना होगा। निशा यामिनी दोनों बाहर चले जाते हैं। पहले ही दिन ये सब हो गया मुझसे। थोड़े समय बाद निशा पार्लर चली जाती है और कविता घर के बाकी काम करने लगती है। दोपहर का समय था। कविता ने आंगन में एक मिट्टी का चूल्हा बना लिया था। मेरा चूल्हा तो तैयार हो गया, अब मैं आराम से खाने की व्यवस्था कर पाऊंगी। कविता उस चूल्हे को रसोई में लाकर रख देती है। थोड़े समय बाद बहुओं, जाओ खाने की व्यवस्था करो। खाने में पालक पनीर, पूरी और पुलाव बना देना। बहुओं, साथ में कढ़ी चावल भी बना देना। तभी दोनों रसोई में आते हैं तो कविता अपने मिट्टी के चूल्हे में आग जला देती है। ये सब क्या है कविता? इस चूल्हे का धुआं तो पूरी रसोई में फैल गया। उठाकर बाहर ले जा इस चूल्हे को। जेठानी जी, बाहर तो कितनी ठंड है, मैं बाहर इतनी ठंड में कैसे खाना बना पाऊंगी? इस धुएं से मेरा दम घुट रहा है। ले जा इस चूल्हे को बाहर। और हाँ, तू कड़ी चावल, रोटी और पुलाव बना दे। मैं पालक की सब्जी और पूरी बना लेती हूँ। तभी कविता चूल्हा लेकर आंगन में आती है और वहाँ ठंड में कांपते हुए मिट्टी के चूल्हे पर खाने की व्यवस्था करने लगती है। अभी दिन में ही यहाँ इतनी ठंड लग रही है, तो रात में तो यहाँ मेरी कुल्फी जम जाएगी। इधर निशा रसोई में थी। खाना बनाना तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक काम करती हूँ, बाहर होटल से खाना मंगवा लेती हूँ और सबको कह दूंगी कि वो खाना मैंने बनाया है। हाँ, ये सही रहेगा, मुझे खाना बनाने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तभी निशा सारा खाना बाहर होटल से ऑर्डर कर देती है। चलो, थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। थोड़े समय बाद एक लड़का सारा खाना लेकर आता है और रसोई की खिड़की से निशा को दे देता है। इधर कविता आंगन में खड़ी चावल, पुलाव, रोटियां ये सब बनाने लगती है। थोड़े समय बाद सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। निशा भाभी, ये कैसी अटपटी सी सब्जी बनाई है आपने? इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। भाभी, कहीं ये सब्जी आपने होटल से तो नहीं मंगवाई है ना? क्योंकि इसका स्वाद तो होटल की सब्जी की तरह ही आ रहा है। अरे नहीं नहीं देवर जी, ये सब्जी मैंने अपने हाथों से बनाई है। वो नमक मिर्च थोड़ा कम ज्यादा हो गया होगा। ये कढ़ी चावल तो कितने स्वादिष्ट बने हैं। जरूर ये खाना कविता बहू ने ही बनाया होगा। जी दादी माँ। शेखर ने कहा था मुझसे कि मेरी बेटी कविता खाना बहुत अच्छा बनाती है। वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने कविता बहू। सब कविता के बनाए कड़ी चावल और पुलाव की तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर निशा गुस्से में आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उसकी मंगाई सब्जी कोई भी नहीं खा रहा था। इस गवार ने तो पहले ही दिन यहाँ मेरी वैल्यू डाउन कर दी। थोड़े समय बाद कविता सारे गंदे बर्तन धोती है, फिर घर के बाकी काम करने लगती है। रात का समय था। निशा स्वेटर पहने छत पर आती है। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो कैसे बर्फ गिर रही है, कितनी ही ठंड है। तभी निशा की नजर आंगन में बैठी कविता पर पड़ती है, जो पूरा स्वेटर पहने ठंड में कांपते हुए मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी खाने की व्यवस्था कर रही थी। बाप रे बाप, ये ठंड तो जान लेने पर तुली है। यहाँ ठंड से मेरी जान निकले जा रही है और ये इडियट इतनी ठंड में आंगन में बैठकर खाना बना रही है। तभी निशा नीचे रसोई में आती है और रसोई की खिड़की बंद करके रूम हीटर ऑन कर देती है। ये ठंड, कितनी ठंड है बाहर। बाहर का मौसम काफी खराब था। ठंड के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। इधर ठंड से कविता के दांत अपने आप बज रहे थे।
ये ठंड तो मुझे बीमार कर देगी। जल्दी खाना बनाकर अंदर जाती हूँ, वरना मेरी यही कुल्फी जम जाएगी। तभी कविता जैसे तैसे पहले रोटियां बनाती है, फिर 2 किस्म की सब्जियां, गोभी और मेथी की सब्जी बनाती है। इधर निशा रसोई में थी। रसोई अब गर्म हो चुकी है, पर अब कैसे बनाऊं खाना? मुझे तो कितनी नींद आ रही है। एक काम करती हूँ, चावल और चिकन करी बाहर से मंगवा लेती हूँ, ये सही रहेगा। इतनी ठंड में कौन खाना बनाने जैसा कठिन काम करे। असल में निशा को ज्यादा कुछ बनाना आता नहीं था और वो काफी आलसी भी है। तभी वो बाहर से चिकन करी और चावल ऑर्डर कर देती है और रसोई में रखे कच्चे चिकन को बाहर फेंक देती है। थोड़े समय बाद कविता ठंड में कांपते शरीर के साथ अपना बनाया सारा खाना लेकर रसोई में आती है। कविता का पूरा शरीर कांप रहा था। ये क्या कविता, तू नाच क्यों रही है? मैं नाच नहीं रही हूँ जेठानी जी, मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। कितनी ठंड है बाहर। तेरी हालत तो बहुत खराब है कविता, जा थोड़ी देर रूम हीटर की गर्मी में बैठ जा। तभी कविता अपने घर में चली जाती है। सवेरे सबने मेरे खाने की बड़ी बदनामी की थी ना, अब मैं मेरा और कविता का खाना ही अदल बदल कर देती हूँ। थोड़े समय बाद निशा कविता की बनाई सब्जियां और रोटियां लेकर बाहर आती है और सबके सामने डाइनिंग टेबल पर रख देती है। मैंने सबके लिए मसालेदार मेथी और गोभी की सब्जी बनाई है, जरा खाकर बताइए सब कि कैसी बनी है सब्जियाँ। तभी सब सब्जियां खाने लगते हैं। अरे वाह निशा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जियां बनाई है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है बहू ने। कविता बहू कहाँ है? उसने क्या बनाया खाने में? सासू मॉम वो वॉशरूम गई है, उसने चिकन करी और चावल बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। तभी निशा रसोई से चिकन करी और चावल लेकर आती है और सब जैसे ही चिकन करी और चावल खाते हैं तो वो दोनों ही बेस्वाद थे। ये कैसा खाना बनाया है कविता बहू ने? इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। सवेरे तो कविता बहू ने अच्छा खाना बनाया था, फिर ये खाना उसने इतना बेस्वाद कैसे बना लिया? तभी कविता कमरे से बाहर आती है। ठंड से उसे काफी ज्यादा जुकाम हो गया था। कविता, तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना भी नहीं सिखाया था क्या? ये कैसा बेस्वाद खाना बनाया है तुमने? इसमें स्वाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब तुझे चिकन करी और चावल बनाने नहीं आते थे तो तुम्हें बता देना था बहू, खामखा इतना सारा खाना वेस्ट हो गया। पर माँ जी, मैंने तो इसलिए कहते हैं सासू मॉम कि बहुएं भी मेरी तरह पढ़ी लिखी मॉडर्न लेकर आना चाहिए, वरना गांव की गवार बहुएं तो ऐसी ही होती है। फिर क्या था, सब कविता को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और बेचारी सीधी सादी कविता किसी को सच्चाई बता ही नहीं पाती। थोड़े समय बाद कविता और निशा दोनों रसोई में आते हैं। जेठानी जी, सब्जियां तो मैंने बनाई थी ना, फिर बाहर सब ये क्यों बोल रहे थे कि सब्जियां आपने बनाई थी? मुझे क्या पता कि सब ऐसा क्यों बोल रहे थे। तू ये सब छोड़ा और तुरंत सारे गंदे बर्तन साफ कर दे। जेठानी जी, आप भी बर्तन धोने में मेरी सहायता कीजिए ना, मुझे ठंड बहुत लग रही है। मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपने चेहरे पर लेप लगाना है। तभी निशा रसोई से बाहर चली जाती है। निशा ऐसे ही बहाने करके कामों से बचती जा रही थी। तभी सीधी सादी कविता इतनी ठंड में ठंडे पानी से सारे गंदे बर्तन धोती है। बाप रे, ये पानी तो कितना ज्यादा ठंडा है। अब इसी तरह कविता रात के 12 बजे तक घर के बाकी सभी काम करती है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन, बहुओं जाओ सारे कपड़े धो दो। तभी दोनों वॉशिंग मशीन के पास आते हैं। एक काम करती हूँ, ये काम भी इस गवार को ही सौंप देती हूँ। अरे सुन कविता, मुझे विनय जी के कपड़े प्रेस करना है, तो तू सारे कपड़े अच्छे से धो देना। पर जेठानी जी, मुझे ये मशीन चलाना नहीं आता। वॉशिंग मशीन चलाना कौन सा मुश्किल काम है, बस एक बटन दबा कपड़े अपने आप ही धुल जाएंगे। इतना कहकर निशा वहाँ से चली जाती है। क्या करूँ, अगर ये मशीन मुझसे खराब हो गई तो? नहीं, मैं हाथों से ही कपड़े धो लेती हूँ। तभी कविता सारे कपड़े लेकर बाहर आती है और ठंड में ठंडे पानी से कपड़े धोने लगती है। कुछ घंटों बाद कपड़े धुल जाते हैं। रात का समय, कविता आंगन में बैठी मिट्टी के चूल्हे पर खाने की व्यवस्था कर रही थी। ठंड के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसे बार बार छींकें आ रही थीं और उसका शरीर भी बुखार में भट्टी की तरह तप रहा था। मुझे तो कितना जुकाम हो गया, ऊपर से बुखार भी आ गया। जेठानी जी क्यों काम में मेरी सहायता नहीं कर रही? सारे काम मुझे अकेली को ही करने पड़ रहे हैं। इधर निशा रसोई में थी। सासू मॉम ने भी ये क्या बनाने के लिए कह दिया मुझे। अब भला मैं बैंगन का भरता और रायता कैसे बनाऊं? ये सब तो मुझे बनाना आता ही नहीं है, और वो गवार भी दूसरे पकवान बना रही है। क्या करूं अब, ये चीजें तो बाहर होटल में भी नहीं है। इधर कविता पूरी भाजी और पुलाव बना रही थी। तभी निशा छत पर आती है।
अगर इस गवार ने अच्छा खाना बना लिया तो सब उसकी बहुत वाह वाह करेंगे और सबको पता चल जाएगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं नहीं, कुछ तो चक्कर चलाना ही होगा। निशा काफी परेशान हो चुकी थी। एक काम करती हूँ, इस गवार का खाना ही खराब कर देती हूँ। इसका खाना खराब हो जाएगा तो मैं इसे बैंगन का भरता और रायता बनाने के लिए कह दूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। तभी निशा नीचे आती है और एक बाल्टी ठंडा पानी लेकर छत पर जाती है। कोई देख तो नहीं रहा मुझे? निशा आसपास देखती है और छत से वो सारा पानी नीचे बैठी कविता के पास उसके खाने में फेंकने लगती है, पर वो पानी खाने के बजाय कविता के ऊपर गिर जाता है। अरे बाप रे बाप! तभी कविता निशा को देख लेती है। कविता ठंड से बेतहाशा कांपे जा रही थी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मुझसे? सारा पानी तो कविता के ऊपर गिर गया। जेठानी जी, जी। तभी निशा नीचे भाग जाती है और इधर कविता बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। थोड़े समय बाद अजीत बाहर आता है तो बाहर कविता जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कविता! तभी अजीत सबको बाहर बुलाता है और सब कविता को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां कविता का चेकअप होने लगता है। अब क्या करूं? कविता ने तो मुझे देख लिया था। अब पक्का वो सबको मेरा नाम बता देगी कि मैंने ही उसके ऊपर ठंडा पानी फेंका था। ये क्या हो गया मुझसे? निशा बेहद घबरा रही थी। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ कविता को? वो बेहोश कैसे हो गई? वो ठीक तो है ना? कविता के ऊपर ठंडा पानी किसने फेंका? उसे 103 डिग्री बुखार है और बुखार अब उसके दिमाग में चढ़ने से कविता कोमा में जा चुकी है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या कविता बहू बीमार थी? अरे बाप रे! हाँ, वो काफी दिन से बीमार थी। अब वो कब कोमा से बाहर आएगी ये कोई नहीं बता सकता। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? कविता मेरी वजह से कोमा में चली गई। किसने फेंका था कविता के ऊपर पानी? मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। सब काफी परेशान होने लगते हैं। कुछ दिन बाद कविता अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसके पास पूरे परिवार के सदस्य खड़े थे। तभी कविता को होश आ जाता है। अरे कविता बहू को होश आ गया। कविता, बताओ, तुम पर ठंडा पानी किसने फेंका था? बताओ कविता, कौन है वो इंसान? तभी कविता निशा की तरफ देखती है। कविता ने अगर मेरा नाम बता दिया तो सब मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। भगवान जी बचा लीजिए मुझे। मुझ पर किसने पानी फेंका था मुझे नहीं पता। ये सुनकर निशा दंग रह जाती है। रात का समय, निशा और कविता दोनों कमरे में थे। कविता, मुझे माफ कर दे बहन। मैं पानी तुझ पर नहीं, तेरे बनाए खाने पर फेंकना चाहती थी, पर वो पानी गलती से तेरे ऊपर गिर गया था। मैंने जानबूझकर तुझ पर पानी नहीं फेंका था। कविता, मुझे माफ कर दे बहन। जेठानी जी, जो हुआ उसे भूल जाइए और अब यहाँ से खुशी खुशी साथ मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। ये सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद निशा और कविता दोनों रसोई में साथ मिलकर खाने की व्यवस्था करने लगते हैं। निशा कविता को इलेक्ट्रिक चूल्हे इन सब का उपयोग करना सिखाती है और कविता निशा को खाना बनाना सिखाती है, जिसके बाद दोनों बहनों की तरह हंसी खुशी रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।